12वीं बोर्ड रिवीजन के क्रम में दूसरा चैप्टर है अपना पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। 5 नंबर का पार्ट है और इस पार्ट के अंदर एग्जाम के अंदर एक नंबर का प्रश्न आएगा और एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो 4 नंबर का प्रश्न आएगा वो इस प्रकार से होगा 1 + 1 + 2, ये मिला के 4 नंबर का प्रश्न हो गया। तो हमें आएगा ये 2 प्रश्न होंगे और एक क्या होगा 1 नंबर का। तो 1 नंबर का एबेसिड या रिक्त स्थान हो सकता है, ये 4 नंबर का हो गया। तो मतलब क्या हुआ, अपने को इस पार्ट में 3 प्रश्न ढूंढने, 1 नंबर वाले, 1 प्रश्न ढूंढना है 2 नंबर वाला। चलो शुरू करते हैं। देखिए पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो सभी पुष्पी पादप क्या करते हैं, लैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं। और लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या है, फल और बीज। फल और बीज बनना लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है। पुष्प की संरचना देखी जाए तो पुष्प के अंदर चित्र को याद रखना, 4 भाग याद रखना, बाह्य दल याद रखना, दल याद रखना, पुमंग याद रखना और जायंग याद रखना। चारों भागों के नाम याद रखने हैं आपको। आगे क्या याद रखोगे, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं अपन ने पहले पार्ट में देखी थी। तो निषेचन पूर्व घटनाओं में 2 प्रकार की घटनाएं हैं। क्या घटनाएं हैं, युग्मक का निर्माण और युग्मक का स्थानांतरण। तो युग्मक का निर्माण नर व मादा जनन संरचनाएं कौन करती हैं, पुमंग व जायंग, बाकी पुष्प के भाग नहीं करते। तो सबसे पहले पुमंग से मतलब नर युग्मक का निर्माण और स्त्री केसर से, जायंग से मादा युग्मक का निर्माण। अब इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं अपन। देखो सबसे पहले पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण। इसके अंदर जो 4 भाग होते हैं पुष्प में, इसका जो नर भाग है वो एक ये पुंकेसर का डायग्राम है, एक ये पुंकेसर का डायग्राम है। ऐसे बहुत सारे मिलकर पुमंग का निर्माण करते हैं। एक पुंकेसर में 2 भाग हैं, एक तंतु है, एक क्या है, परागकोश है। इस परागकोश में 2 पालियां हैं, तोड़ा जाए तो 4 यहाँ पर क्या है, लघु बीजाणुधानियां आती हैं। तो ये दोनों डायग्राम आपको याद रखने हैं। परागकोश क्या होता है, पुंकेसर क्या होते हैं, पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, ये किससे जुड़ा रहता है, पुष्प दल से जुड़ा रहता है। परागकोश में 2 पालियां होती हैं, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। मतलब लघु बीजाणुधानी के कितने कोष्ठ हो गए, 4 कोष्ठ हो गए। ये लघु बीजाणुधानी विकसित होकर किसका निर्माण करती है, पराग पुट्टिका का निर्माण करती है। अब लघु बीजाणुधानी की संरचना की बात करेंगे तो 4 भित्तियां होती हैं। बाहर से अंदर की तरफ चलें तो बाह्य त्वचा है, अंतःशियम है, मध्य परत है और टेपिटम है। 3 परत क्या करती हैं, सुरक्षात्मक कार्य करते हैं, याद रखना। और चौथी परत के अलग काम है, टेपिटम। टेपिटम के काम क्या है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, टेपिटम के कार्य। ठीक है, ये टेपिटम के कार्य याद रखना। यहाँ पर ये डायग्राम याद रखना। ये चारों परत का दे रखा है, चारों परत में से एक परत को बता रखा है यहाँ पर। एक परत का मतलब अंतःत्वचा, देखो ये बाई सबसे बाहर, उसके बाद में अंतःशियम, बाद में मध्य परत है और उसके बाद में ये टेपिटम है। इसके अंदर ये जो लाल लाल बता रखे हैं ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया से लघु बीजाणुओं का निर्माण होना, ये प्रक्रिया चलती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। होती कहाँ पर है प्रक्रिया, लघु बीजाणुधानी में। ये याद रखना सारी बातें। मतलब मेन क्या है इसके अंदर, बीजाणु जन उत्तक कोशिकाएं हैं। बीजाणु जन उत्तक कोशिकाओं में क्या होगा, अर्धसूत्र विभाजन होगा। उसी को क्या बोलते हैं, लघु जनन, लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। ये बने बात पूरी बता दी है। अब लघु बीजाणु जो बनेंगे वो 4 बनेंगे संख्या में। वो 4 इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। कैलोज का आवरण होता है इसके ऊपर, केलेज एंजाइम के द्वारा उसको नष्ट किया जाता है और ये केलेज एंजाइम ही टेपिटम के द्वारा सीक्रेट होता है। अब ये जो परागकण बन गए, अब लघु बीजाणु जैसे अलग हुए, ये लघु बीजाणु है जी, ये लघु बीजाणु है। इसके अंदर क्या है, ये रसदानी है, केंद्र की है। अब इस लघु बीजाणु के अंदर क्या होगा, विभाजन होगा, एक समसूत्र विभाजन, और समसूत्र विभाजन से 2 कोशिका बन जाएंगी। एक काय कोशिका बन गई, एक क्या हो गई, जनन कोशिका बन गई। इसका नाम क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया परागकण। पहले क्या था, ये लघु बीजाणु, फिर किस में तब्दील हो गया, परागकण। लघु बीजाणु परागकण में तब्दील हो गया। इस परागकण के ऊपर 2 प्रकार की भित्तियां हैं। एक का नाम बाह्य चोल है, एक का नाम अंतःचोल है। बाह्य चोल किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है। अंतःचोल किसकी बनी होती है, सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है। याद रखना ये चीज़ें। 2 कोशिकाएं होगी, कायिक कोशिका बड़ी होती है, जनन कोशिका छोटी होती है। जनन कोशिकाओं के ऊपर छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, जनन छिद्र बोलते हैं। इनके द्वारा क्या होते हैं, पराग नलिका का निर्माण होता है।
इनके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है। तो जनन कोशिका में 2 युग्मक हो गए, इस प्रकार से 2 युग्मक जनन कोशिका में हो गए और एक हो गई कायिक कोशिका। फिर ये बन गए परागकण। अब ये परागकणों के अंदर क्या है, पोषण भरपूर मात्रा में होता है। तो परागकणों के पोषण के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें दे रखी हैं, मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं, वो बातें आपको याद रखनी हैं। परागकणों की अलग अलग जीवन अवधि होती है। कुछ परागकण ऐसे होते हैं 30 मिनट में अपनी जो जीवन क्षमता खो देते हैं, और कुछ परागकण ऐसे होते हैं जो महीनों भर पड़े रहते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के लिए भी मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्यों का, शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है, और परागकणों को भी द्रव्य नाइट्रोजन पर 196 टेम्परेचर पर क्या करते हैं, भंडारित करते हैं, और इसको बीज बैंक में सुरक्षित कर सकते हैं अगर अपने को लंबे समय तक चाहिए। ये सारी बातें आपने किसकी पढ़ी, ये लघु बीजाणुदानी की पढ़ी। इसी प्रकार से आ जाओ गुरु बीजाणुदानी में। देखो गुड़ल एक विच्छेदित पुष्प दे रखा है यहाँ पर, पेपावर के बहुअंडपी युक्तांडपी स्त्री केसर दे रखे हैं, और माइचेलिया के दे रखे बहुअंडपी युक्तांडपी। स्त्री केसर पे आ जाओ। स्त्री केसर में फिर क्या है, बीजांड है, और बीजांड में क्या बनेगा, भ्रूणकोश बनेगा। जायांग का एक भाग क्या कहलाता है, स्त्री केसर। जो जिसमें एक अंडप है तो उसको एकांडपी बोलते हैं, और बहुत सारे अंडप है तो उसको क्या बोलते हैं, बहुअंडपी बोलते हैं। अगर ये बहुत सारे हैं तो आपस में संगलित हैं, अलग अलग हैं। संगलित है तो उनको क्या बोल देंगे, युक्तांडपी बोलेंगे, और अलग अलग है तो उनको क्या बोल देंगे, वियुक्तांडपी। मतलब बहुअंडपी के 2 प्रकार हैं, युक्तांडपी और वियुक्तांडपी। एक स्त्री केसर के 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये वाला नीचे वाला भाग है अंडाशय, वो ये वर्तिकाग्र है, अंडाशय है, वर्तिकाग्र है और वर्तिका। 3 इसके भाग हुए, किसके, एक स्त्री केसर के। अब नीचे वाला जो मेन भाग है अंडाशय, उसके अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड। बीजांड से अपरा जुड़ी रहती है, अपरा से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त बीजाणु सामान्य क्या बीजांड कहलाती है। और एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या 1 से लेकर अनेक हो सकती है। एक ओवरी के अंदर बीजांडों की संख्या कितनी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और बहुत सारी भी हो सकती है। अब ये जो बीजांड बनेंगे इस ओवरी के अंदर, बीजांड का निर्माण, तो एक बीजांड की संरचना बता रखी है कि बीजांड के अंदर एक छोटी संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं, बीजांड व्रत कहते हैं। ये किसके द्वारा जुड़ा रहता है, अब अपरा यहाँ पर अटैच रहती है। बीजांडवृत्त के साथ नाभिका नामक क्षेत्र जुड़ा रहता है, और प्रत्येक बीजांड में 1 या 2 आवरण होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, अध्यावरण बोलते हैं। बीजांड के द्वार पर छिद्र पे जो संरचना होती है उसको बोलते हैं बीजांड द्वार बोलते हैं, और उसके विपरीत जो संरचना होती है वो आपका निभाग कहलाता है, चेलेजा कहलाता है। इसी के अध्यावरण से घिरा हुआ एक आवरण और होता है, इसको बोलते हैं बीजांड का। ये सारे की सारे संरचना बीजांड की संरचना है, आपको याद रखनी है। इसके बाद में अब इसके अंदर किसकी प्रक्रिया होगी, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होगी। वही लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। वही अर्धसूत्री विभाजन, वहाँ अर्धसूत्री विभाजन में आपने देखा था कि 4 लघु बीजाणु बने थे, यहाँ पर 1 बनता है, 3 अपभ्रष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वो 3 उस 1 को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। अब ये जो 1 बना ना, इस 1 के अंदर 3 बार समसूत्री विभाजन होगा। तो पहली बार समसूत्री विभाजन होगा, 2 कोशिकाएं बनेंगी, दूसरी बार होगा 2 से 4 बन जाएंगी, तीसरी बार होगा 4 से क्या बन जाएगी, 8 कोशिकाएं बन गई। 8 पहले केंद्रक बनते हैं, केंद्रक बाद में कोशिका में तब्दील हो जाते हैं। तो समसूत्री विभाजन से पहले 1 से 2 केंद्रक बने, 2 से 4 केंद्रक बने, 4 से 8 केंद्रक बने, और चारों 8 केंद्रों आठों केंद्रक के ऊपर कोशिका भित्ति का आवरण हो गया, और ये मादा युग्मकोद्भिद भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। इन 8 में से 3 एक साइड में चले जाते हैं, 3 एक साइड में चले जाते हैं, 2 बीच में रह जाते हैं। बीच वाले को क्या बोलते हैं, केंद्रीय कोशिकाएं बोलते हैं। दोनों आपस में इधर उधर चले जाते हैं। ये देखो यहाँ पर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हुआ, 4 विभाजन हुआ, पहला 2 फिर 4 बने चतुष्क, इनमें से 1 3 नष्ट हो जाएंगे, क्या बचेगा 1 में विभाजन हुआ, 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से क्या बने 8, 8 में 3 ऊपर चले गए, 3 नीचे चले गए, 2 बीच में रह गए। इस प्रकार से बीच के अंदर जो 2 रह गए वो क्या है, केंद्रीय कोशिका कहलाती है, और ऊपर वाले प्रतिविन्यासित और नीचे वाले सहायक कोशिका प्लस अंड कोशिका कहलाती है। ये वाले सारे नाम दे रखे हैं, याद रखना। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर वाले में कि आवर्तबीजी भ्रूण कोश में क्या स्थिति होती है, 7 कोशिका होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। ठीक है जी। अब प्रक्रिया आती है परागण की। नर युग्मक बन गए, मादा युग्मक बन गए। अब जो नर युग्मक हैं परागण, वो मादा युग्मक तक कैसे पहुंचेंगे, परागण की प्रक्रिया से पहुंचेंगे। तो पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। प्रक्रिया 2 प्रकार का होता है, प्रकार याद रखना। स्वयुग्मन मतलब मैन 2 प्रकार का है,
पर यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया, उसको 3 प्रकार बता रखे हैं। एक स्वयुग्मन, स्वयुग्मन का मतलब उसी पुष्प के पराग, एक ही पुष्प के पराग कोश का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना स्वयुग्मन कहलाता है। इसके अंदर क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? पुष्प अगर आवृत होता है तो सही रहता है, समकालिता होती है तो सही रहती है, और परागकोश व वर्तिकाग्र एक दूसरे के पास पास होते हैं, ये कंडीशन होती है तो ज़्यादा आसानी से रहता है। वायोला, ऑक्जिला और कोमेलिना दोनों प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं, उन्मील परागणी और अनुन्मील परागणी। अनुन्मील परागणी वो होते हैं जो जिनके ऊपर वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, ढके नहीं रहते, परागकोश और वर्तिकाग्र खुले होते हैं, अनुन है ना। एक तो होता है देखो ए, याद कैसे रहोगे, अनूर, एक है उन, तो उन में ऊ लग रहा है, देखो खुला पड़ा है, ढका नहीं है, उघड़ा हुआ है ये ऊ, और ये है बंद है, तो ये तो है आवृत, और इसको क्या बोलते हैं, ये तो है उघड़ा हुआ अनावृत, और इसको क्या बोलते हैं, आवृत। ये आवृत पुष्प होते हैं और ये अनावृत पुष्प होते हैं। ठीक है, आगे देखो। फिर सजाती पुष्प, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के परागण तक, वर्तिकाग्र तक चले जाएं, उसको बोलते हैं। और एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के परागण के पास जाते हैं, दूसरे पेड़ पर, तो उसको बोलते हैं परनिषेचन। ये वाली प्रक्रिया होती है। अब इनमें किस किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? वायु में हो सकता है, जल में हो सकता है। परागकण की प्रक्रिया के लिए माध्यम होते हैं। वायु परागण के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? वायु परागण के लिए हल्के होने चाहिए परागण, वायु परागण के लिए हल्के होने चाहिए। क्या? परागकण चिपचिपाहट रहित परागकण होने चाहिए, तब आसानी से क्या करते हैं वो पहुंच जाएंगे बीजांड तक। उदाहरण दे रखे हैं, आपको याद करने हैं। इनमें एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आदि में परिवहन का साधन साधारणतः क्या होता है? जल ही होता है। जल परागित पुष्प के नाम याद रखना, वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला, ताजे पानी में उगते हैं, और अनेक समुद्री जलीय घास जैसे जोस्टेरा, ये तीनों में जल से परागण होता है। कुछ जलीय पौधे होते हैं लेकिन उनमें परागण क्या होता है? कीट या वायु के द्वारा होता है, जैसे वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी, वाटर लिली, मुकुदनी। पानी की सतह पर पैदा होते हैं लेकिन इनमें परागण किसके द्वारा होता है? कीटों व वायु के द्वारा परागण होता है। वेलिसिनेरिया का पूरा दे रखा है, कैसे वर्णन किस प्रकार से होता है आप इसको देखेंगे, मैंने अंडरलाइन करा रखी है, वो सारी बातें याद रखना। कुछ जीवों के द्वारा जानवर भी क्या करते हैं? सहयोग करते हैं परागण की प्रक्रिया में। परागण और परागण में थोड़ा सा ध्यान रखना। परागकण तो जो कण बनते हैं वो है, परागण प्रक्रिया का नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें वही बता रखा है किस प्रकार से परागण की प्रक्रिया होती है, किस तरह से प्रक्रिया बनती है। एक प्रकार का सह संबंध है, देखो ये है ना, पादप की प्रजाति है, ये पुष्प दे रखा है, एमोरफोफिलस, युक्का पादप और सलब। युक्का पादप और सलब के बीच में क्या है? एक प्रकार का सह संबंध है। दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। सलब क्या करता है? अपने अंडे पुष्प के जो अंडाशय के कोष्ठक में देता है, जबकि बदले में क्या करता है? सलब द्वारा वो क्या होता है? परागित होता है। तो सलब का लार्वा वहाँ रहता है, तो उसमें उसके बच्चे को, अंडे को रखा जाता है, और बदले में जब वो जाता है वहाँ से तो पराग कण ले जाता है और परागण की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेता है। एक प्रकार का सह संबंध है, उसको बोलते हैं प्लस प्लस रिलेशन। भाई प्रजनन युक्तियाँ हैं कुछ, इनको जो मैंने टिक लगा रखा है उन पे आप रीडिंग मारोगे। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। पराग स्त्रीकेशर संकर्षण, मतलब किसी एक पुष्प के, निश्चित पुष्प के पुंकेसर के परागकण ही उसी पुष्प के स्त्रीकेसर के अंडाशय तक या वर्तिकाग्र तक पहुंचकर पराग नलिका का निर्माण कर सकते हैं। हर कोई पुष्प हर किसी पुष्प को परागित नहीं कर सकता, इसी को बोलते हैं पराग स्त्रीकेशन संकर्षण। कोई आकर्षण होता है तभी ये संभव हो पाता है। आप इसको रीडिंग मारेंगे, एक एक लाइन में समझा नहीं पाऊंगा यहाँ पे क्योंकि समय नहीं है, छोटे छोटे पॉइंटों में बनाना अपने को। अब जिस प्रकार जैसे ही गिर जाते हैं परागण की प्रक्रिया हो जाती है और परागण यहाँ गिर गए, उनमें क्या बनेगा? एक नलिका बनेगी, पराग नलिका। पराग नलिका सहायक कोशिका को टच करती हुई जैसे एंटर करेगी, उन 8 में से केवल 3 केंद्रक वाली 2 कोशिकाएं बचेंगी, एक तो बीच वाली द्विध्रुवी बचेगी और एक आपके अंड कोशिका बचेगी। सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये प्रक्रिया यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद में कृत्रिम संकरण भी करवाया जाता है। विपुंसन क्या होता है, बेगिंग क्या होता है, आपको पता ही सारी चीज़ें, ये आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। अगर भाई पेपर अच्छा बनाए,
एग्जामिनर के दिमाग में आता है तो ये प्रश्न दिया जा सकता है। दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? मतलब पराग नलिका में दो प्रकार के युग्मक हैं। एक नर युग्मक किससे संलयन करता है? अंडे से करता है, युग्मनज का निर्माण करता है। और एक युग्मक है वो आपकी केंद्रीय कोशिका से संयोग करता है और किसका निर्माण करता है? प्राइमरी भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से युग्मनज बनना और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनना, ये दोनों में बनने की प्रक्रिया साथ होती है, इसलिए इसको बोलते हैं आपके दोहरा निषेचन। और इसके अंदर जो ये बनता है ना, ये इसमें 3 केंद्रक हो जाते हैं, क्योंकि 2 तो वहाँ पर किसके हैं? द्विध्रुव के हैं, और एक नरयुग्मक का आ गया। इस प्रकार से ये जो बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, इसके अंदर 3 अगुणित संरचना हो गई, इसलिए उसे त्रिसंलयन भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा भी है, प्राथमिक भ्रूणपोष में संरचना होती है एक केंद्र की, द्विकेंद्र की, तो त्रिकेंद्र की आपको नाम याद रखना है। ये चित्र यहाँ पर याद रखना है। अब जैसे ये बन गए, ये नष्ट हो गया था, बताया था आपको, ये नष्ट हो गए, केवल क्या बचा यहाँ पर? ये बचा था कौन? अंडकोशिका। अंडकोशिका से जैसे वो नरयुग्मक मिला, युग्मनज का निर्माण हो गया यहाँ पर, और ये क्या बन गया? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र, जिसमें क्या त्रिगुणित है, 3n संरचना है। अब ये जो युग्मनज का दे रखा है यहाँ पर वर्णन, युग्मनज है, इसमें एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 कोशिका से इतनी कोशिकाएं बनती हैं, गोलाकार भ्रूण बनता है, हृदयाकार भ्रूण बनता है और परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है। ये भ्रूण का परिवर्तन दे रखा है, जो कि निषेचन पश्च घटनाओं में आता है। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है भ्रूणपोष का। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है भ्रूणपोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार हैं? तो मुक्त केंद्रक भ्रूणपोषी और आपके 2 दे रखे हैं आपके सिलेबस में, देखो। एक तो है ये मुक्त केंद्र की, ये वाला, ठीक है, और एक है कोशिकीय भ्रूणपोष। 2 प्रकार के भ्रूणपोष है, दोनों प्रकार के आपको याद रखने हैं। मुक्त केंद्र की और आसपास का गुदा जो है वो है वो कोशिकीय। नारियल का पानी होता है वो तो मुक्त केंद्र की है, और उसका गुदा है वो कोशिकीय भ्रूणपोषी। तो भ्रूणपोष क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये प्रश्न पूछा भी गया है। भ्रूणपोष की संरचना में बता रखे हैं आपके क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस प्रकार से निर्माण होता है, भ्रूणोद्भवन की प्रक्रिया होती है। 3 प्रकार के भ्रूण बनते जाते हैं, सबसे पहले गोलाकार, फिर हृदयाकार और परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है। द्विबीजपत्री में कैसे भ्रूण का निर्माण होता है, एक बीजपत्री में कैसे निर्माण होता है, वो बता रखा है यहाँ पर। ये स्थिति बता रखी है, एक डायग्राम तो ये है द्विबीजपत्री का, और ये डायग्राम है एक बीजपत्री का। तो प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण और एक बीजपत्री में किस प्रकार से निर्माण होता है वो याद रखना है आपको। इसको एक बार रीडिंग मारना है, बहुत ही सरल है, कोई खास बात नहीं है। बीज का निर्माण, अब बीज से संबंधित छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती हैं। आवर्त बीजों में लैंगिक जन्म का अंतिम परिणाम बीज है। यहाँ पर बीज 2 प्रकार के हो सकते हैं, गैर एल्बुमिनस और एल्बुमिनस बीज है। ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष होता ही नहीं है, गैर एल्बुमिनस बोलते हैं। और एल्बुमिनस मतलब इसके अंदर भ्रूणपोष होता है। जिनमें नहीं होता, जैसे मटर मूंगफली है, उनमें भ्रूणपोष पूरा का पूरा भ्रूण के द्वारा खा लिया जाता है। जबकि और जीवों में इनमें कुछ बच जाता है, जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, अरंड आदि क्या हैं, एल्बुमिनस। ये वाले हो गए। अब बीजांड से क्या बन गया, बीज बन गया। और बीज कुछ समय के लिए, जब तक वो नया काम नहीं आता या बीज दोबारा से आपके तैयारी नहीं करता, बीज का अंकुरण नहीं होता, तब तक की अवस्था में बीज पड़ा रहता है। पड़े रहने की अवस्था को क्या कहते हैं, प्रसुप्ति अवस्था कहते हैं। बीजांड का बीज के रूप में और अंडाशय का फल के रूप में निर्माण हो जाता है। ये सारे डायग्राम मस्त हैं, याद रखने हैं, आपको देखने हैं। फल वित्ति का निर्माण होता है, और जो फल होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक आभासी फल है और एक क्या है, वास्तविक फल। जो फल केवल अंडाशय से बनते हैं उनको बोलते हैं वास्तविक फल, और अंडाशय के अलावा भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सेब है, स्ट्रॉबेरी है, अखरोट है। इनमें अंडाशय के अलावा भी आपके जो बीजांडासन है या फिर आपके अंडाशय के अलावा बोले तो कई सारी चीज़ें और इसमें जुड़ जाती हैं। पुष्पीय अंश जो जुड़ जाते हैं, उसके कारण से बी फल का विकास होता है, जिसको बोलते हैं आभासी फल। अगर बिना निषेचन के फल का विकास होता है तो उसको बोलते हैं अनिषेच जनित फल। केला इसका उदाहरण है, याद रखना है। बीज होते हैं वो सैकड़ों वर्ष तक जमीन में पड़े रहते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पर, खजूर के दे रखे हैं 2000 10,000 वर्ष पुराने। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद में ये दे रखा है, ये लाइन अंडरलाइन कर रखी है, याद कर लेना। असंग जनन और बहुभ्रूणता का आपको परिभाषा याद रखनी है। असंग जनन और बहुभ्रूणता की परिभाषा याद रखनी है। एक से ज़्यादा भ्रूण हो बीज में उसको बोलते हैं बहुभ्रूणता। और असंग जनन का मतलब बिना निषेचन के ही बीज उत्पन्न हो जाना क्या कहलाता है, असंग जनन की प्रक्रिया कहलाती है। ये इस प्रकार से आपके पार्ट है। एक बार मैंने इसको मोटा मोटी आपको रीडिंग मरवा दी है, ढंग से आप इसको देख लेना। इसके प्रश्न देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस पार्ट में से आए हुए हैं। देखिए इस पार्ट में
2012-13 के प्रश्न, उन्मिल परागणी पुष्प अनुन्मिल परागणी पुष्प में अंतर। पहले क्या होते थे, 2 प्रश्न आते थे इसमें, एक प्रश्न 1 नंबर का आता था और एक प्रश्न 3 नंबर का आता था, ऐसे आते थे। तो 1 नंबर वाला प्रश्न है और साथ में दूसरा प्रश्न, तो हर साल में 2 प्रश्न आए हुए हैं। इस बार भी ऐसा होगा, एक एपिसोड का प्रश्न आएगा और एक 4 नंबर का आएगा, तो 3 नंबर का। उन्मिल परागणी पुष्प व अनुन्मिल परागणी पुष्प में अंतर बताइए। उन्मिल मतलब जिसमें जो आपके वर्तिकाग्र और परागकोश क्या हो, ऊ का मतलब उगड़ावा, उगड़ावा का मतलब क्या है, अनावर्त है, खुले हैं, और इसमें आवर्त हैं। भ्रूणपोष किसे कहते हैं, 2 प्रकार के भ्रूणपोष थे, मुक्त केंद्र की और कोशिकीय भ्रूणपोष को वर्णन करना है। पुष्पीपाद में भ्रूणपोष की सूत्रगुणिता क्या होती है, 3n होता है, अभी बताया था आपको। पराग इस तरीके से संकर्षण क्रिया की निश्चित परागकण ही क्या करते हैं, वर्तिका पर गिरकर काम कर पाते हैं। ये पराग इस तरीके से संकर्षण की प्रक्रिया 2014 में आया हुआ है। परागकण लंबे समय तक संरक्षित क्यों रहते हैं, ये वाली बात बताई थी आपको। भ्रूणपोष क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोष को समझाइए। 2 प्रकार के समझाने आपको, क्या है, एक मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष और एक कोशिकीय भ्रूणपोष को बताना है, ज़्यादा कुछ नहीं बताना। विपुंसन की प्रक्रिया किसे कहते हैं, पता ही है आपको। पुष्पीपाद में निषेचन पश्च घटनाओं के नाम बताइए। निषेचन पश्च घटनाओं में क्या हो जाएगा, आपके भ्रूणोद्भव हो जाएगा, भ्रूणपोष का निर्माण हो जाएगा, ये सब निषेचन पश्च घटनाएं है सारे के सारे। अब इनके बारे में बता देना है। भ्रूण का परिवर्तन बताना है कि पहले गोलाकार बनता है, हृदयाकार होता है, जो आपके परिपक्व होता है, कौन सा होता है, क्या होता है, ये आपको प्रक्रिया समझानी है। भ्रूणोद्भव की परिभाषा बतानी है आपको, युग्मन से भ्रूण का निर्माण होना। फिर मादा युग्मकोद के विकास की पूरी प्रक्रिया बतानी है। तो मादा युग्मकोद में तो पूरा आपको स्त्री केसर के बारे में बता देना है। उसके बाद में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया बता देना है, और गुरु बीजाणु जनन से फिर आपके बीजांड का निर्माण हुआ, वो सारी की सारी प्रक्रिया आपको निर्माण के सहित बता देनी है। आखिर में भ्रूण कोष तक बता देना है। लघु बीजाणु दानी की संरचना बतानी है, विभिन्न परत के नाम बताने हैं। 4 परत बताई थी आपको, टेपिटम सहित इन 4 परतों का, और चित्र बता रखे थे, चित्र बता देना है। ये 2018 का प्रश्न आया हुआ है, 2017 में। 2018 में असंग जनन की परिभाषा बताइए और परागकण की परिभाषा बताइए। वायु परागण व जल परागण को उदाहरण देकर समझाइए। अगर पुराने पेपरों को एग्जामिनर ध्यान में रखता है तो दोहरा निषेचन अभी तक नहीं आया हुआ है, याद रखना। दोहरा निषेचन इस बार के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन पक्का आ सकता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।